बच्चों, हम बात कर रहे हैं अपूर्ण अधिलेखों की, जिसके भाग 6 में आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक के अंकित उदाहरण, जो कि अंतिम उदाहरण है, उदाहरण संख्या 7 और 8 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 7। श्री बहादुर के अपूर्ण लेखों से अंतिम खाते तैयार करें, साथ ही देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाएं और मोटर कार पर 20% की दर से हांस लगाएं। सूचनाएं कुछ इस तरीके से है। पिछले साल की बैलेंस शीट आपको दी गई है, जिसमें आपको कैपिटल दिया गया है, बीपी दिया गया है, क्रेडिटर दिया गया है और साथ ही साथ असेट्स में मोटर कार, स्टॉक, डेटर, बीआर और कैश इन हैंड दिए गए हैं। ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, तो एक वर्किंग नोट तो कम है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर नहीं बनाना है क्योंकि पिछले साल की पूंजी अवेलेबल है। इसके बाद में आपको कैश के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, देनदारों से कितना प्राप्त हुआ वो दे रखा है, प्राप्य पत्र से कितना प्राप्त हुआ ये बता रखा है। 1,03,000 रुपए जो हैं वो सेल्स बताई हुई है, ये नकद विक्रय है यहां पर। और इसके अलावा फर्नीचर 30,000 का खरीदा है, वेजेस 9400 है, परचेज जो नकद है वो 40,500 है। ये नकद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैश बुक में दे रखी है, तो ये नकद विक्रय और नकद क्रय है। आहरण 24,000 है, बीपी को 30,700 चुकाए हैं, जनरल एक्सपेंसेस 20,700 चुकाए हैं, लेनदारों को भुगतान 80,800 का किया है और फिर बैलेंस दे रखा है 8,500 रुपए। इसके अलावा अन्य सूचनाएं, देनदारों से प्राप्य पत्र 6300 रुपए के प्राप्य पत्र प्राप्त हुए हैं, ग्राहकों को बट्टा दिया है 2300 रुपए, आपूर्तिकर्ता से 700 रुपए का बट्टा प्राप्त हुआ, आपूर्तिकर्ता मतलब क्रेडिटर। उधार क्रय 29,600 खुद ही ने दिया है उधार क्रय। अंतिम रहतिया 41,700, देनदारों का अंतिम शेष 55,000, देय विपत्र का अंतिम शेष 10,200। ये सूचनाएं आपको सारी दी गई हैं। अब अगर यहां बात करें तो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैश और स्टेटमेंट ऑफ फेयर ये तो दोनों ही प्रश्न में दिए गए हैं, वो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेटर, क्रेडिटर, बीआर और बीपी ये चारों अकाउंट्स आपको बनाने होंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर क्रेडिटर क्यों बनवा रहे हो, उधार क्रय तो दिया हुआ है। लेकिन अगर आप प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। क्रेडिटर 84,200 के हैं। इसके अलावा क्रेडिटर को कितना चुकाया ये भी बता रखा है, साथ ही साथ क्रेडिटर से कितना डिस्काउंट मिला ये सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन जब मैं अंतिम शेषों में आता हूं तो लेनदार अंतिम कितने हैं ये सवाल में नहीं बताया गया है, तो उसे ज्ञात करने के लिए बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, वरना क्योंकि जो इस साल की बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें क्रेडिटर इस साल वाले दिखाएंगे, तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस गायब है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो बीआर की बात करूं तो बीआर का ओपनिंग बैलेंस आपको यहां से मिल जाएगा, जो कि दिया हुआ है 24,400। बीआर से कितना पैसा मिला वो भी आपको पता रखा है, लेकिन कितने बीआर देनदारों से प्राप्य पत्र ये भी 6300 रुपए दे रखा है, लेकिन बीआर का भी क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं दे रखा। आपको क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है वो केवल दे रखा है बीपी का और साथ ही साथ आपको डेटर का। तो जो क्रेडिटर अकाउंट है उससे क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा, और जो बीआर अकाउंट है उससे बीआर का क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा, और डेटर अकाउंट से सेल्स पता चलेगी। और बीपी अकाउंट में भी यहां पर यह नहीं बता रखा कि कितने लेनदारों को बीपी में चेंज किया है। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर 4 वर्किंग नोट तैयार करने होंगे, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट। और पूरी संभावना है कि जहां पर डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी सभी बनाने हैं, वहां पर पहले आप बीआर और बीपी बनाएं, क्योंकि बीआर और बीपी से जो इंफॉर्मेशन निकलती है वो डेटर एंड क्रेडिटर में जाकर वहां उस अकाउंट को पूरा करती है। नकद विक्रय और नकद क्रय लेन देनों से उपलब्ध है, ये कैश बुक में दे रखे हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक नोट बता रखा था, ठीक है। नकद विक्रय और नकद क्रय लेन देनों से उपलब्ध है। उधार क्रय की राशि भी दी गई है। उधार विक्रय की राशि से देनदार खाता खोलकर ज्ञात किया जाएगा। उधार विक्रय नहीं दे रखा, वो देनदार से पता लग जाएगा। यद्यपि उधार क्रय की राशि है किंतु लेनदारों का अंतिम शेष नहीं दिया गया है, इसलिए लेनदार खाता भी खोला जाएगा। चूंकि देय विपत्र और प्राप्य पत्र दर्शाए गए हैं तो इन खातों को भी बना लेना जरूरी है, क्योंकि बिना इन्हें बनाए डेटर और क्रेडिटर को पूरा नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बीआर अकाउंट की बात करूंगा। तो बीआर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 24,400 है। बीआर से जो राशि प्राप्त हुई है वो 14,200 है। चलिए, तो बीआर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 24,400। इसके अलावा कैश जो बीआर से मिला है वो ये रहा
14,200 जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो बी उसमें बी आर अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश 14,200। 6300 रुपए के बी आर इस बार देनदारों से प्राप्त हुए हैं, जो कि शुरू में ही दे रखे हैं। देनदारों से प्राप्त पत्र 6300 रुपए, इसकी एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बी आर अकाउंट में आ जाएगा टू डेटर 6300। अंतर की जो राशि होगी वो बी आर का क्लोजिंग बैलेंस होगी। तो आइए अब इसके योग की बात करते हैं। तो इसका डेबिट का जो योग है वो आ रहा है 30,700 और क्रेडिट में एक ही मद है 14,200। तो इसका जब हम अंतर निकालते हैं तो इसका अंतर आता है 16,500। तो यहाँ लिख दीजिए 16,500 और टोटल लगा दीजिए 30,700 और 30,700। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं बीपी अकाउंट। तो बीपी लायबिलिटीज का आइटम है इसका, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पक्ष में आएगा और उसका ओपनिंग बैलेंस हमें पिछले साल की बैलेंस शीट से मिलेगा। तो बीपी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 32,800। इसे सबसे पहले आप लिख दें बाय बैलेंस बीडी 32,800। बीपी को कितना चुकाया वो आपको कैश बुक से मिलेगा। तो कैश बुक में ये दे रखा बीपी को आपने 30,700 चुकाया है, तो इसे आप लिखेंगे टू कैश। तीस 700, तो इसे लिख दीजिए टू कैश बीपी अकाउंट में 30,700। और बीपी का क्लोजिंग बैलेंस जो कि सूचनाओं में दे रखा है, बीपी का क्लोजिंग बैलेंस है 10,200। टोटल लगा लीजिए। जब आप टोटल लगाते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 40,900 और 40,900 में से आप घटा दीजिए 32,800। 8100 रुपए के ऐसे क्रेडिटर हैं जिनके हमने बीपी स्वीकार किए हैं। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी तब तक आप क्रेडिटर अकाउंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री हो रही है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो क्रेडिटर अकाउंट में आएगा टू बीपी। टोटल लगा दीजिए 40,900 और 40,900। बीपी अकाउंट बनाने के बाद अब बात करते हैं टोटल डेटर अकाउंट की। तो डेटर अकाउंट की अगर बात की जाए तो डेटर से रिलेटेड सूचनाएं पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। डेटर में सबसे पहले आते हैं डेटर का ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको मिलेगा बैलेंस शीट से। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 49,500, इसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। इसके बाद में अगर बात करूं तो देनदारों से प्राप्ति जिसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यह आ जाएगा बाय कैश। इसके बाद में अगर बात की जाए तो देनदारों से प्राप्य पत्र, इसकी एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये आ जाएगा बाय बी आर। ग्राहकों को बट्टा दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय डिस्काउंट। इसके अलावा देनदारों का अंतिम शेष आएगा बाय बैलेंस सी डी। और एक इन्फॉर्मेशन बी आर अकाउंट से तो इस बार क्लोजिंग बैलेंस पता चला है। तो ये सारी सूचनाएं लिखने के बाद जो अंतर की राशि आएगी वो आएगा उधार विक्रय। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो कि हमने अभी देखा था 49,500, तो लिख दीजिए डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बी डी 49,500। इसके बाद में अगर बात की जाए तो देनदारों से कितना पैसा प्राप्त हुआ वो आपको आपकी कैश बुक बताएगी। देनदारों से प्राप्ति हुई है 1,15,000, तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय कैश 1,15,000। देनदारों से 6300 रुपए के बी आर प्राप्त हुए हैं जिसकी एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय बी आर 6300। और बात करते हैं देनदारों से बट्टा भी। हमें देनदारों को हमने बट्टा दिया है 2300 रुपए जिसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये आ जाएगा बाय डिस्काउंट 2300। अंतर की राशि निकालने से पहले आपको लिखना होगा क्लोजिंग बैलेंस जो कि नीचे सूचनाओं में दे रखा है। देनदारों का अंतिम शेष है 55,000 रुपए। ये सारी मदों को लिखने के बाद क्रेडिट का योग लगाएंगे और क्रेडिट का योग लगाने के बाद अंतर की राशि डेबिट के अमाउंट को घटाने के बाद जो बचेगा वो होगा आपके उधार विक्रय। तो अब बात करते हैं इसके योग की। 170, 178, 600 इसका जो योग है वो आपके आ रहा है डेटर का 1,78,600 रुपए। और इसमें से आप लेस कर दीजिए 49,500 रुपए।
1,29,100 रुपये और टोटल लगा दीजिए। लास्ट एंड फाइनल वर्किंग नोट आपका क्रेडिटर अकाउंट। तो आइए बात करते हैं क्रेडिटर अकाउंट की। क्रेडिटर के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए, जो कि हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। और हमारे जो क्रेडिटर हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में वो हैं 84,200। तो उसे लिख दीजिए बाय बैलेंस BD 84,200। इसके बाद में अगर बात की जाए तो इसकी एंट्री होगी आपके क्रेडिटर से रिलेटेड। और जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर देखिए, आपने लेनदारों को कितना चुकाया 80,800, जिसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये क्रेडिटर अकाउंट में लिखा जाएगा टू कैश। आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बट्टा 700 रुपये, तो इसे लिख दीजिए टू डिस्काउंट 700 रुपये। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 700 रुपये। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीपी अकाउंट में आपको नज़र आ रहा होगा 8100 रुपये के क्रेडिटर के आपने बीपी एक्सेप्ट किए हैं, जिसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो क्रेडिटर में लिख दीजिए टू बीपी 8100 रुपये। और अब लेनदार खाते का अंतिम शेष तो नहीं दे रखा है इस सवाल में, लेकिन इस सवाल में क्रेडिट परचेज दी हुई है, जो कि ये रही 29,600। इसे लिख दीजिए बाय परचेज 29,600। नॉर्मली प्रश्नों में हमने क्रेडिट परचेज निकाली है तो ये वाला बैलेंस दिया हुआ होता था क्लोजिंग बैलेंस। इस बार क्रेडिट परचेज दी है तो क्लोजिंग बैलेंस गायब कर दिया। आप बोलेंगे जब परचेज दिए तो फिर इसे ज्ञात करने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि जो नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जो क्रेडिटर आप दिखाएंगे वो ओपनिंग बैलेंस नहीं बल्कि क्लोजिंग वाला बैलेंस दिखाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इसका मूल्य बदलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं अंतर की। तो इसके क्रेडिट पक्ष का जो योग है वो है 1,13,800 और जो डेबिट पक्ष का योग है वो है 89,600। और जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो इसका अंतर आता है 24,200। तो 24,200 के आपके क्लोजिंग देनदार होंगे और टोटल हो जाएगा 1,13,800। 1,13,800। सारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें सवाल की दी गई सूचनाओं पर जाना होगा। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ये रहा जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है 51,500। इसके बाद में हमें परचेज और सेल्स चाहिए। तो कैश परचेज और कैश सेल तो आपको कैश बुक से मिल जाएंगे, और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज तो सवाल में दी गई है और क्रेडिट सेल आपने मालूम की है। इसके बाद में अगर बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है। और खर्चों की अगर बात की जाए तो खर्चे ट्रेडिंग में आने के लिए वेजेस दी गई है 9400। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक की बात करनी थी, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा है 51,500। आइए तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे टॉप पर आप ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज की अगर बात की जाए तो क्रेडिट परचेज अपने 29,600 जो कि सवाल में ही दी गई है। और कैश परचेज के लिए आपको कैश बुक में जाना होगा। बाय परचेज या बाय कैश बुक में बाय परचेज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 40,500। परचेज का जो टोटल है 70,100 रुपए। वेजेस जो कि कैश बुक में 9400 रुपए दी गई है। मजदूरी का भुगतान है 9400, तो ट्रेडिंग में लिख दीजिए टू वेजेस 9400। सेल्स की अगर बात की जाए तो कैश सेल्स जो कि कैश बुक में मिलेगी 1,03,000।
और अगर उधार बिक्री की बात की जाए तो उसके लिए आपको जाना होगा डेटर अकाउंट में 1,29,100। $2,32,100 आपका सेल्स आती है। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक जो कि नीचे दिया हुआ है, अंतिम रहतिया 41,700। ट्रेडिंग अकाउंट की सभी मदों को लिखने के बाद अब बात करते हैं इसके डेबिट और क्रेडिट के योग की। तो इसका जो क्रेडिट साइड का योग है वो है 2,73,800 और डेबिट साइड के योग की बात करें तो डेबिट साइड का योग है 1,31,000। 1,42,800 रुपए का जीपी आता है स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे यहां लिख दीजिए और दोनों तरफ का टोटल लगा दीजिए 2,73,800, 2,73,800। ग्रॉस प्रॉफिट को आपको पता है लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाता है 1,42,800 रुपए। अब बात करूं अगर खर्चों की तो उसके लिए आपको तलपट में जाना होगा। तलपट में अगर देखा जाए तो ग्राहकों को जो बट्टा दिया है वो खर्चे के रूप में आ जाएगा, आपूर्तिकर्ता से जो बट्टा मिला है वो आय के रूप में आ जाएगा। ये तो दो बातें हुई डिस्काउंट की। इसके अलावा जर्नल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 20,700 के। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है, तो जर्नल एक्सपेंसेस और डिस्काउंट, ठीक है, और उधर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके अलावा आपको कुछ सूचनाएं सवाल के शुरू में दी गई थी कि आपको देनदारों पर 5% आयोजन बनाना है, वो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के नाम से लिखा जाएगा लाभ हानि खाते के डेबिट में, और साथ ही साथ आपको मोटर कार पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ये भी लाभ हानि खाते के डेबिट में आएगा और संबंधित संपत्ति में से लेस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों डिस्काउंट की, 2300 और 700 रुपये। 2300 रुपये डिस्काउंट आपने दिया है और 700 रुपये डिस्काउंट आपको प्राप्त हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड 2300 और डिस्काउंट रिसीव्ड 700। इसके अलावा अगर जर्नल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो जो जर्नल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपको जाना होगा कैश बुक में 20,700 के जर्नल एक्सपेंसेस हैं, तो वो लिख दीजिए 20,700। अब बात करना चाहेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। तो मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन है फिक्स असेट्स पर हमेशा ध्यान रखिएगा ओपनिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मोटर कार का ओपनिंग बैलेंस हमें पता चलेगा बैलेंस शीट से। तो मोटर कार हमें दी गई है 71,700। 71,700 का 20% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ₹14,340 ये आपका डेप्रिसिएशन आता है। आपके क्लोजिंग डेटर कितने हैं, जो प्रोविजन बनेगा वो क्लोजिंग देनदारों पर बनेगा और आपके क्लोजिंग देनदार हैं 55। बिल्कुल ये ध्यान रखने की बात है कि जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो आपको ओपनिंग असेट्स पर लगाना है, ओपनिंग फिक्स असेट्स पर लगाना है, लेकिन जो आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है वो क्लोजिंग देनदारों पर। चालू संपत्तियां क्लोजिंग पर प्रोविजन बनता है, तो इसका 5% आप निकाल लीजिए और 55,000 का 5% होता है 2,750 रुपए। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। क्रेडिट साइड का योग है 1,43,500 और डेबिट साइड की मदों का योग है 40,090 रुपए। ₹1,03,410 का नेट प्रॉफिट आता है और दोनों तरफ का टोटल है 1,43,500, 1,43,500। इस नेट प्रॉफिट को ले जाकर कैपिटल में जोड़ा जाएगा जैसा कि आप जानते हैं और ड्राइंग को घटाया जाएगा। तो अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का ही समायोजन करेंगे। तो आइए पिछली बैलेंस शीट को देखते हैं। पिछली बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो कैपिटल दे रखी है 92,500 और ड्राइंग दे रखे हैं 24,000।
1,03,410 रुपये। इसका जो योग है वो है 1,95,910 रुपये। ड्राइंग आप घटा दें 24,000 रुपये। 1,71,910 की कैपिटल आती है, जिसे बाहर लिख दीजिए। क्रेडिटर और बीपी आपको क्लोजिंग वाले लिखने हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट बनाकर आपने मालूम किया है कि आपके क्रेडिटर कितने हैं। तो आपके क्रेडिटर का बैलेंस है 24,200 रुपये। और बीपी जो है वो सवाल में दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। बीपी का क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा पीछे जाने की बजाय हम बीपी अकाउंट से ही देख लेते हैं। तो बीपी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,200 रुपये। मोटर कार का अमाउंट सवाल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 71,700, जिस पर आपने 14,340 का डेप्रिसिएशन लगाया है। तो मोटर कार लिखें 14,340 का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद इसका वैल्यू बचेगा 57,360 रुपये। डेटर आपके 55,000 के हैं, जिस पर आपने 2,750 का प्रोविज़न बनाया है। 52,250 रुपये के आपके देनदार बचेंगे। ₹52,250 के आपके देनदार होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो बीआर और कैश, तो बीआर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अगर हम देखें तो बीआर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है आपका 16,500, जो कि आपने खाता बनाकर मालूम किया है। तो बीआर को लिखें 16,500। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैश से देखें, और स्टॉक जो है वो आपको सूचनाओं में दिया हुआ है नीचे। स्टॉक है आपका 41,700, जबकि कैश है 8,500। 41,700, 8,500। फर्नीचर की राशि की अगर बात की जाए तो जो फर्नीचर है वो पुरानी बैलेंस शीट में तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि संस्था के पास किसी तरह का कोई फर्नीचर पहले नहीं था, ये देखिए आप। लेकिन जब हम कैश बुक की तरफ नजर डालते हैं तो हमने 30,000 का फर्नीचर इस बार क्रैक है। 30,000 का फर्नीचर इस बार क्रैक किया है, तो वो इस बार की संपत्ति में दिखाया जाएगा। तो आप इसे बैलेंस शीट में लिख दें, फर्नीचर 30,000 रुपए, और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट का योग लगा लें 30,000। अगर बैलेंस शीट के योग की बात करूं तो 34,400 171 2,06,310 2,06,310। उदाहरण संख्या 7 को पूरा करने के बाद अब चलते हैं उदाहरण संख्या 8, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम उदाहरण है। दिनेश अपने व्यापारिक खाते व्यवस्थित ढंग से नहीं रखता है, उसके द्वारा निम्न सूचनाएं प्रदान की गई। आपको देनदार का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और विविध लेनदार का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखिएगा 27,000, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, गलत है। वो जब यहां होगा तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव है। तो 27,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, फर्नीचर का नहीं दिया है, स्टॉक का नहीं दिया है, और मोटर वैन का भी नहीं दिया है, वो क्वेश्चन मार्क। वर्ष के दौरान लेन देन, देनदारों से नकद प्राप्ति 80,000, देनदारों को बट्टा दिया 1,400, बेड डेट्स हुए 1,800, लेनदारों को नकद चुकाए
63,000, लेनदारों से प्राप्त बट्टा 1,000 और विक्रय वापसी 3,000। क्रय वापसी 2,000, व्ययों का भुगतान 6,000, आहरण 5,000, किराए का भुगतान 2,500। अन्य सूचनाएं हैं, बकाया व्यय 1,200 रुपए, फर्नीचर पर 10% व मोटर कार पर 5% हांस लगाएं। दिनेश ने बताया कि वह माल का विक्रय लागत पर 40% जमा का मतलब जोड़कर करता है। देनदारों पर 5% का प्रावधान किया गया। 31 मार्च 2017 को व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता व तुलन पत्र बनाइए। अब यहां बात करते हैं कि वर्किंग नोट कौन कौन से तैयार होंगे। तो सबसे बड़ी बात, हमें देनदारों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेनदारों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेकिन हमें उधार विक्रय और उधार क्रय नहीं बताया गया, तो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे। कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो कैश अकाउंट भी बनेगा। प्रारंभिक पूंजी नहीं दी इसलिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी बनेगा। बाकी फर्नीचर, स्टॉक और मोटर वैन का क्लोजिंग बैलेंस बहुत आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम तैयार करते हैं वर्किंग नोट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और कैश अकाउंट। तो डेटर की बात करते हैं, ओपनिंग बैलेंस 45,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 48,600 है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस 48,600। अब देनदारों से संबंधित और कौन कौन सी मदें हैं, तो बिल्कुल ये रही। देनदारों से नकद प्राप्ति बाय कैश, देनदारों को बट्टा बाय डिस्काउंट और बेड डेट्स बाय बेड डेट्स, ये तीनों ही मदें देनदारों में आएगी। तो लिख दीजिएगा, बाय कैश 80,000 है, बाय डिस्काउंट 1400 है और बाय बेड डेट्स 1800 है। चलिए, सारी मदों को लिखने के बाद एक और मद है जो विक्रय से देनदारों से रिलेटेड है, विक्रय वापसी। तो बाय सेल्स रिटर्न 3,000 रुपए। और अब बात करते हैं जोड़ बाकी की। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी उधार बिक्री होगी। तो जब हम डेप्टर का टोटल लगाते हैं तो वो आता है 1,34,800 और इसमें से आप लेस कर दीजिए 45,000। और जब आप ऐसा करते हैं जीरो 89,800 रुपए की आपकी उधार बिक्री आती है। अब बात करना चाहेंगे क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम देख लें। ओपनिंग बैलेंस 24,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 27,000 आप अपनी तरफ से लिखें, बुक में नहीं दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस 24,000 और क्लोजिंग बैलेंस 27,000। अब क्रेडिटर से रिलेटेड कौन कौन सी मदें हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो क्रेडिटर से रिलेटेड है, लेनदारों को नकद भुगतान टू कैश आ जाएगा, लेनदारों से प्राप्त बट्टा टू डिस्काउंट आ जाएगा और क्रय वापसी टू परचेज रिटर्न। तो लिख दीजिए, टू कैश 63,000, टू डिस्काउंट 1,000 रुपये बट्टा प्राप्त हुआ है और 2,000 की वापसी है। अब बात करते हैं अंतर की। जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो ये हो गया आपके 80, 85, इसका जोड़ आ रहा है स्टूडेंट्स आपके 80, 90, 93,000 और 93,000 में से आपको लेस क्या करना है, 24,000। ये आपकी क्रेडिट परचेज होगी। अब अगले अकाउंट की बात करते हैं, कैश अकाउंट की। और कैश अकाउंट की बात की जाए तो ये जो है वो लेन देनों की सूचना आपको दे रखी है। इसमें से कौन कौन सी मदें जो हैं वो कैश में जाएगी, उससे पहले हम कैश का ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है 4500 रुपये। तो जरा इसे ध्यान रखिएगा, 4500 रुपये कैश का बैलेंस है। देनदारों से नकद प्राप्ति कैश के टू में आएगी, पैसा प्राप्त हो देनदारों को बट्टा दिया, ये नहीं आएगा। अशुद्ध ऋण, इसका कैश से कोई मतलब नहीं है। लेनदारों को भुगतान किया बाय क्रेडिटर, लेनदारों से प्राप्त बट्टा ये नहीं आएगा, कैश से रिलेटेड नहीं होता है। विक्रय वापसी ये भी नहीं आएगी। इसके बाद में क्रय वापसी ये भी नहीं आएगी। व्ययों का भुगतान बाय एक्सपेंसेस, ड्राइंग बाय ड्राइंग और रेंट पेड बाय रेंट। हमें कैसे पता लगे कौन सी मत कैश में आएगी, तो बेटा जी परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इसका कैश से कोई लेना देना नहीं है। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इसका कैश से कोई लेना देना नहीं है।
लेनदारों से प्राप्त बट्टा, इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसका कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी मदें कैश से संबंधित नहीं है। तो चलिए कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश अकाउंट में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 4500 रुपए। उसके बाद में देनदारों से हमें कितना प्राप्त हुआ है, देनदारों से हमें प्राप्ति हुई है 80,000। उसके बाद अगर देखें तो हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है 63,000। एक्सपेंसेस हमने चुकाए हैं 6,000। ड्राइंग और रेंट का अमाउंट और देखें, ड्राइंग 5,000 और रेंट 2,500। जोड़ बाकी करें अगर तो डेबिट का योग है 84,500 और क्रेडिट के योग की अगर बात करूं तो 76,500। और जब इसका अंतर हम निकालते हैं तो ये आता है 8,000 रुपये और टोटल है 84,500। स्टेटमेंट ऑफ फेयर के लिए आपको फर्स्ट स्लाइड में जो सारी सूचनाएं दे रखी हैं वो ये सब जो मदें हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर में चली जाएंगी। तो यहाँ अगर बात करूँ डेटर असेट्स में, लेनदार में, कैश असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, स्टॉक असेट्स में, मोटर वैन असेट्स में, और अंतर की राशि जो होगी वो कैपिटल होगी। $45,000, 24,000, कैश 4,500, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 25,000, 16,000। $16,000 की मोटर वैन है, 25,000 का स्टॉक है, और फर्नीचर एंड फिक्चर की बात की जाए $15,000। अब डेबिट और क्रेडिट का योग लगाते हैं तो क्रेडिट का योग है 1,05,500 और उसमें से लेस कर दीजिए 24,000 रुपए, तो आपकी जो पूंजी की राशि है वो आती है 81,500 रुपए। टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, कैश और स्टेटमेंट ऑफ फेयर यानी ओपनिंग कैपिटल की गणना करने के बाद अब बात करते हैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट की। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले सेल्स जो कि हमने डेटर अकाउंट से मालूम की है, हमारी जो सेल्स है वो आ रही है 89,800 और सेल्स रिटर्न दे रखी है 3,000। तो सेल्स को लिखेंगे आप 89,800 और रिटर्न दी गई है 3,000, तो सेल्स आ जाएगी 86,800। इसके बाद में अगर बात की जाए तो ओपनिंग स्टॉक जो कि सवाल में दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक को देखते हैं कितना दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक की राशि है 25,000। परचेज 69,000 परचेज और 2,000 की परचेज रिटर्न।
इस प्रश्न की मुख्य बात यह है कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, और जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है तो ग्रॉस प्रॉफिट की गणना कैसे होगी। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दर दी गई है, वो कितनी की दी गई है वो देखिए जरा। प्रश्न की सूचना को हम पढ़ें तो प्रश्न में सूचना दे रखा है कि जो बिक्री की जाती है वो लागत पर जमा 40% जोड़कर किया जाता है, यानी कि 40% हमारी लागत में जोड़कर और फिर बेचा जाता है। इसका मतलब यदि मान लीजिए कोई वस्तु की लागत 100 रुपए है तो उसे 140 में बेचा जाएगा। तो यहां पर पहले हमें निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका हमने वर्किंग नोट तैयार किया है। वो देखिए क्या है। माना लागत 100, लाभ 40, तो विक्रय मूल्य 140। अब जब विक्रय मूल्य 140 है तो लाभ उस समय 40 है। तो जब आपका विक्रय मूल्य कितना है 86,800, तो लाभ होगा 86,800 इंटू 40/140। तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट की राशि आ रही है 24,800 रुपए। इसे यहां लिख दीजिए 24,800, और इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जिस पर दर होती है उसे 100 मानते हैं। माना लागत 100, लाभ 40, तो विक्रय मूल्य 140। 86,800 विक्रय हमें दे रखा है, तो इससे अगर लाभ निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। और इस प्रश्न में अंतर की राशि से जो निकलेगा स्टूडेंट्स, वो निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक। अब आप इसका जोड़ बाकी कर लीजिए, तो ये आ रहा है 67,000 और 49,800। जब मैं इसका योग लगा रहा हूं तो ये आता है 1,16,800, और 1,16,800 में से आप लेस कर दीजिए कितना 86,800। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती है 30,000 रुपए। अब बात करते हैं लाभ हानि खाते की। लाभ हानि खाते में सबसे पहले तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा 24,800। और अब आइए और कौन कौन सी मदें हैं जो लिखी जाएंगी लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते के लिए हमें पूरे सवाल को पढ़ना होगा। यहां अगर बात की जाए तो बेड डेट्स लाभ हानि खाते में आ जाएगा 2 बेड डेट्स। इसके अलावा बट्टा जो प्राप्त हुआ है वो बाय डिस्काउंट आ जाएगा। आगे बात करते हैं व्ययों का भुगतान टू एक्सपेंसेस आ जाएगा। किराए का भुगतान टू रेंट आ जाएगा। बकाया वे 1,200 रुपए ये एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे, साथ ही साथ लाइबिलिटीज में जाएंगे। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन खर्चे के रूप में आ जाएगा। मोटर कार का डेप्रिसिएशन खर्चे के रूप में आ जाएगा। और देनदारों पर जो 5% आयोजन बनाना है वो भी खर्चे के रूप में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पीएनएल अकाउंट। पीएनएल के लिए हम फिर से मदों को देख लेते हैं। बेड डेट्स 1,800 और बट्टा प्राप्त 1,000, और साथ ही साथ बट्टा दिया 1,400। बिल्कुल 1,400 रुपए जो बट्टा दिया है वो भी खर्चे के रूप में आएगा। तो यहां देखिए किस तरह से आप मदों को दिखाएंगे। डिस्काउंट अलाउड 1,400 जो कि आपने देनदारों से दिया है। बेड डेट्स 1,800, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,000। इसके अलावा एक्सपेंसेस के आउटस्टैंडिंग 1,200 हैं, और एक्सपेंसेस खुद कितने हैं वो देखें। रेंट 2,500 रुपए है, लेकिन उससे पहले एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको एक बार देखना होगा। एक्सपेंसेस का अमाउंट यहां दिया गया है 6,000 रुपए। 6,000 में बकाए हुए 1,200 जोड़कर बाहर 7,200 आ जाएगा, और साथ ही साथ ये 1,200 रुपए लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। तो यहां लिख दीजिए 6,000, इसका टोटल 7,200 लिख दीजिए। रेंट 2,500 रुपए। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। 2 संपत्तियों पर आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है, तो उन संपत्तियों में जाना होगा और दरों को देखना होगा। मूल्यह्रास की दर क्या क्या है। मूल्यह्रास मोटर कार पर 5% और फर्नीचर पर 10% है। तो यही काउंट कर लेते हैं। आइए, फर्नीचर जो कि है 15,000, 15,000 का 10% 1,500, और मोटर वैन है 16,000, 16,000 का 5% 800। ₹2,300 का कुल मूल्यह्रास हो गया। देनदारों पर 5% आयोजन बनाना है, तो आपको आपके देनदारों का क्लोजिंग बैलेंस देखना होगा। और देनदारों का क्लोजिंग बैलेंस आप डेटर अकाउंट से देख सकते हैं। आपके जो देनदार हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस है 48,600। 48,600 का 5% निकाल दीजिए और वो 2PBD के नाम से लिख दीजिए। हमेशा ध्यान रखें देनदारों के क्लोजिंग बैलेंस पर ही आयोजन बनाया जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन
संपत्तियों के ओपनिंग बैलेंस पर लिखा जाता है। अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट के योग की। तो उधर का योग आ रहा है 25,800 और अगर इधर के योग की बात की जाए तो इन सब मदों का योग है 17,630 रुपए। ₹8,170 का नेट प्रॉफिट आता है और योग दोनों तरफ से लगा दीजिए 25,800 और 25,800। 8,170 जो नेट प्रॉफिट आया है उसे ले जाकर कैपिटल में चिट्ठे में जोड़ा जाएगा और बाकी मदों के लिए आपको सूचनाओं को पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश का डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 48,600 है और क्रेडिटर का 27,000 है, कैश का 8,000 है। चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट बनाना। कैश 8,000, डेटर 48,600 के हैं जिस पर 2,430 रुपए का आपने प्रोविजन बनाया है और जब आप इसे लेस करते हैं तो यह आता है 46,170 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक आपने मालूम किया है 30,000 रुपए का। फर्नीचर एंड फिक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो वो दे रखा है 15,000 का जिस पर आपने 1,500 डेप्रिसिएशन लगाया है तो ये आ जाएगा 13,500। हालांकि फर्नीचर के क्लोजिंग बैलेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लेकिन वो क्लोजिंग बैलेंस 13,500 होगा, आप इसे समझ सकते हैं। मोटर वैन 16,000 की है जिस पर आपने 800 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया है तो ये 15,200 रुपए होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 रुपए हैं और क्रेडिटर का बैलेंस 27,000 है। क्लोजिंग बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 27,000। कैपिटल के लिए आपको वहां जाना होगा। आपने बनाया है स्टेटमेंट ऑफ ईयर और ओपनिंग कैपिटल आपने मालूम की है 81,500 रुपए। कैपिटल को लिखें 81,500 और ड्राइंग इसमें से लेस करना है। ड्राइंग जब आप इसमें से लेस करेंगे तो ड्राइंग की राशि जो दी गई है वो दी गई है 5,000 रुपए। तो आप इसमें से ड्राइंग को अगर लेस करते हैं तो ये बचता है 76,500 और 8,170 का नेट प्रॉफिट है जिसे ऐड करने के बाद 84,670 रुपए आता है। अब बात करते हैं इसके योग की। इसका योग आता है 1,12,870, 1,12,870। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 8 पूरा होता है। अगले वीडियो में बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के लघुत्तर प्रश्नों की और साथ ही साथ अंकित प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।